बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं अनीका निसार और आप देख रहे हैं प्रोग्राम कैपिटल लाइव विद अनीका। नाज़रीन, कल नेशनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो के सामने मरियम नवाज साहिबा की पेशी एक अलग ही मंजर पेश कर रही थी। नेशनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो के सामने 200 एकड़ अराजी के मामले पर मरियम नवाज साहिबा ने पेश होकर कुछ जवाबात देने थे। वो पेशी तो ना हो सकी, लेकिन एक दीदनी सा माहौल जरूर बन गया, जहां पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के वर्कर्स और पुलिस जो है वो आमने सामने थी। लेकिन आज एक और नैब की पेशी हुई, और वो नैब की पेशी हुई वसीम अकरम प्लस की, यानी उस्मान बुज़दार साहब की। उस्मान बुज़दार साहब ने पहले ही कह दिया था कि जब मैं नैब में पेश होऊंगा तो किसी भी तरीके से कोई वज़रा, कोई मुशीर मेरे साथ ना होंगे, मैं खुद जाऊंगा नैब में पेशी करके कुछ सवालात के जवाब देकर वापस आ जाऊंगा। ये दो पेशियां हैं, इन दो के कंपैरिजन भी हमारे सामने है, और इसके साथ साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मौक़िफ़, PMLN की जो कल मामलात हुए, मरीम नवाज साहिबा की नैब की पेशी के हवाले से जो मामलात हुए वो भी आपके सामने रखेंगे, और जो मुस्लिम लीग नून के आज उस्मान बुज़दार साहब की जो पेशी है उसके हवाले से जो एहसासात है या जो उनके तासुरात है वो भी आपके सामने रखेंगे पहले सेगमेंट में, अपने सियासी सेगमेंट के अंदर। और मेरे साथ सियासी सेगमेंट में होंगी कमल शौजब, जो कि PTI की रहनुमा और MNA है, पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी भी है प्लानिंग एंड डेवलपमेंट की। बहुत शुक्रिया कमल, आपने ज्वाइन किया। इसके अलावा हमारे साथ अली गौहर मौजूद होंगे, जो कि MNA हैं PMLN के। बहुत शुक्रिया अली गौहर साहब, आपने भी हमें ज्वाइन किया। आखिरी सेगमेंट में हम बात करेंगे कोरोना चला गया, गुम हो गया, या अभी भी हमारे बीच में घूम रहा है और किसी भी टाइम पर एक कोरोना बॉम्ब की सूरत के अंदर फटने को तैयार है। ये बड़ा अहम सवाल है, और इस अहम सवाल के लिए हमारे साथ डॉक्टर फहीम यूनुस मौजूद होंगे, जो कि पूरी दुनिया में अक्रॉस द वर्ल्ड कोरोना वायरस की इंफॉर्मेशन के हवाले से एक बड़ी ही ऑथेंटिक सोर्स बन चुके हैं। बहुत शुक्रिया आप तीनों मेहमानान का, आप तीनों ने हमें ज्वाइन किया। सबसे पहले कमल, मैं आपकी तरफ ही आऊंगी। जरा दो नायब की पेशियों का कंपैरिजन कर लेते हैं, ये मवाजना बनता ही बनता है। कल मरियम नवाज साहिबा की पेशी हुई नायब में, आज उस्मान बुज़दार साहब की पेशी हुई, दोनों को कैसे देखती हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, थैंक यू वेरी मच अनीका। एक पेशी जो थी उसको रोकने की कोशिश की गई, उससे जानने की कोशिश की गई, उसको इस्तेमाल किया गया कि किसी तरह से एक बिग बैंग करके और वापस आके एक प्लांटेड किस्म की प्रेस कॉन्फ्रेंस हो जाए, जिसमें प्लांटेड सवालों के जवाब दे दिए जाएं। और शायद इस तरीके से, जिस तरीके से मोहतरमा मरियम सफदर अवान साहिबा के वालिद साहब एक बैकडोर से एक बाईपास करके सियासत में आ गए और चैम्पियन बन गए, वो भी वही कोशिश कर रही हैं कि उसी तरीके से आएँ और अपने वालिद साहब की जो सल्तनत बकौल उनके छोड़ी या हुक्मरानी वो छोड़ के जहाँ से गए वहाँ से वो उसकी बागदौड़ संभाल लें। दूसरी तरफ एक आम आदमी का रिप्रेजेंटेटिव जो डेमोक्रेसी को रिप्रेजेंट करता है, एक रिस्पॉन्सिबल तरीके से वो एक एहतसाब के इदारे के बुलाने पर गए हैं, और एक बावकार तरीके से, जिस तरीके से इन्वेस्टिगेशन कंडक्ट की जाती है और आपने जाना होता है, उस तरीके से जाके उन्होंने अपने सवालों के जवाब दिए। तो हमारी जो PTI का मकसद, जो हमारा नस्बुल ऐन है, जो हमारी आइडियोलॉजी है, वो ये कि हम तमाम एहतसाब क्या, हम स्टेट के हर इदारे का एहतराम करते हैं, और हम समझते हैं कि हदूद व क़यूद में रह के उसके जो जहाँ तक उनका लाहे अमल है या जहाँ तक उनका दायरा कार है उसकी इज़्ज़त करनी चाहिए, और जो उनकी रिक्वायरमेंट्स उसको पूरा करना चाहिए। और इसका ट्रेंड सेट किया वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने खुद को एहतसाब के लिए पेश करके, जब इन्होंने 6 मुकदमात झूठे उनके ऊपर बनाए और उन्होंने 40 साल पुरानी जाके 60 डीड्स अपनी जो है वो जमा कराई, उस अपनी जायदाद की जो वो बाहर से यहाँ लेकर आए थे। तो मसला सारा ये है कि हमारी जो ड्रामा क्वीन है वो रसीदें दिखाने की बजाय ड्रामा दिखाती हैं, और यही कल हुआ जो आप सबने देखा। राइट, ठीक। अली गौहर साहब की तरफ चलते हैं। अली साहब, कल मरियम नवाज साहिबा की पेशी थी नैब में, आज जो है उस्मान बुज़दार साहब की पेशी थी। कल एक जम्मे गफीर था, आज अकेले अपने वादे के मुताबिक उस्मान बुज़दार साहब विदाउट एनी पंजाब के मिनिस्टर या अपने मुशीर के अकेले गए हैं नेशनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो। नैब है, पेशी भुगतानी है। कल इतना ज़्यादा इस मामले को हाइप देने की क्या ज़रूरत थी PMLN को, जबकि PTI के आज CM गए हैं, सिटिंग CM गए हैं, और वहाँ कुछ भी नहीं हुआ, कोई शोर नहीं, कोई गुल नहीं, नैब गए हैं, पेशी देके आ गए। देखिए निका, शुक्रिया, आपने कल का जो वाक़या हुआ है उस पर राय में आपने अच्छा क्वेश्चन किया। ये उस्मान बुज़दार साहब के साथ तो
मरियम नवाज साहिबा का पॉलिटिकली कंपैरिजन नहीं किया जा सकता। वो एक पॉपुलर लीडर की बेटी हैं और बजाते खुद भी पाकिस्तान पूरे में उनकी पॉपुलैरिटी का पूरे पाकिस्तान को अंदाजा है। देखें, वो एक सियासी वर्कर भी हैं और एक आज अवाम उनको अपना सियासी लीडर भी समझते हैं, स्पेशली नौजवानों में और बड़े लोगों में, सब में उनकी जो पॉपुलैरिटी है वो बहुत ज्यादा है। राइट। और इस हुकूमत की विक्टिमाइजेशन और इस हुकूमत ने जब से ये सिलसिला शुरू किया हुआ है नून लीग का और नून लीग की क़यादत की हरासमेंट का, तो वो डे बाई डे सारे वाकयात लोगों के दिलों पे नक्श हो गए। मुस्लिम लीग के जो कारकुन हैं उनको कोई कॉल नहीं दी गई थी। मैं भी कल उस वक्त उस वाकया में भी मौजूद था और उसके बाद जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई मैं उधर भी मौजूद था। तो इस सारे वाकया में मैं उस वक्त नैब के गेट के सामने खड़ा हुआ था जब ये वाकया सारा पेश आया। राइट। तो ये इसमें सारी जो है वो इंतजामी मिसमैनेजमेंट थी और मैं समझता हूँ कि इनकी कोई साजिश भी शामिल थी। कि आप ये देखें ना कि मरियम साहिबा इससे पहले कितनी दफा नैब कोर्ट में पेश हो चुकी है। उधर भी वकला और सियासी कारकुन बाहर मौजूद होते हैं और काफी तादाद में अंदर। मैंने तो हर पेशी पे मैं जाता रहा हूँ नैब कोर्ट के अंदर भी, लेकिन भगदड़ और इसके बावजूद के बड़ा रश होता था, लेकिन इस तरह की सूरत। लेकिन वाकई में ऐसा समा नहीं देखा। अच्छा अली साहब वाकई में ऐसा समा नहीं देखा। लेकिन मुझे ये बता दीजिएगा कि कल जो हुआ, आप कह रहे हैं कि शायद सोची समझी साजिश थी पुलिस की तरफ से या हुकूमत की तरफ से, दूसरी तरफ भी यही कह रही है कि सोची समझी साजिश ही थी पीएमएलएन की तरफ से। पत्थर भर के लाए गए, पत्थर मारे गए पुलिस को, उनको प्रोवोक किया गया, कार्य सरकार में मुदाखलत की गई। फैजुल हसन चौहान ने तो इससे भी बढ़ के बहुत सारे इल्जामात लगा दिए। चलिए उनमें नहीं जाते, उनको अगर कयास आराइयां भी मान ले तो, लेकिन ये चीदा चीदा जो इल्जामात लगे हैं, ये इल्जामात तो हैं कि आप लोगों ने भी साजिश ही की थी। नहीं, देखें, मैं उस वक्त उधर मौजूद था। हुआ ये है कि जिस वक्त मरियम साहिबा की गाड़ी आई है, एक तो इन्होंने चारों तरफ से रुकावटें खड़ी की हुई थी और हम लोग 4-5 किलोमीटर मोटरवे को बंद किया हुआ था और जो लोग और वर्कर उधर आए उनसे इज़हार यकजहती के लिए वो 5-6 किलोमीटर पैदल चल के उस जगह तक पहुंचे। और जब मरियम साहिबा की गाड़ियां उधर पहुंची हैं, हम लोग को 3-4 गाड़ियां थी उसमें, मतलब है कि जो उनके साथ थी उनकी अपनी जाती 2 गाड़ियां थी। उस वक्त सबसे पहले इन्होंने, क्योंकि ये चाहते थे कि मरियम साहिबा की गाड़ी ही आगे आए, लेकिन उससे आगे और पीछे कुछ गाड़ियां थी। इनको चाहिए था कि हिकमत अमली अपनाते, मुस्लिम लीग के जो सीनियर लीडर खड़े थे उनको बुलाते, उनको कहते कि आप मरियम साहिबा की अकेली गाड़ी को अंदर लेकर आए, लोगों को साइड पे कर दें जो आगे है। राइट। तो जब हुआ ये कि इन्होंने उसकी बजाय एक पानी जिसमें के केमिकल या मिर्चें मिक्स थी वो लोगों पर स्प्रे किया, उसके बाद शेलिंग की। इसके बाद फिर जब कारकुन मुश्तिल हुए तो कुछ पथराव हुआ, लेकिन उस पथराव के बारे में वीडियोस मौजूद हैं जो कि मरियम साहिबा ने हमें बाद में बताया और मुझे उन्होंने खुद उधर जो हम लोग बैठे थे मॉडल टाउन में, हमें उन्होंने वो वीडियो दिखाई और बल्कि अपनी ट्वीट में आपने देखी होंगी, वायरल थी, कि उन्होंने अपनी गाड़ी के अंदर से वो वीडियोस बनाई जिसमें कि पुलिस वाले खुद पत्थर मार रहे थे। और आपने देखा कि उनकी अपनी गाड़ी अगरचे कि वो मतलब है कि उसके शीशे टूट गए और एक गाड़ी का पीछे से शीशा टूट गया, और अगर वो शीशा टूट जाता, वो तो बुलेट प्रूफ गाड़ी थी, तो आप देखें तो वो आम गाड़ी होती तो पता नहीं क्या होता। ठीक, आपका पॉइंट बजा है, आपका पॉइंट बजा है कि ये तो बुलेट प्रूफ गाड़ी थी, इसका ये हाल हुआ, ना होती तो फिर क्या होता। कमल ये बताएं कि इमरान खान साहब ने जब हुकूमत में वो नहीं आए थे तो उस टाइम पे कहा था कि कोई नैब ज़दा शख्स मेरी हुकूमत का हिस्सा नहीं होगा, काबीना का हिस्सा नहीं होगा। और उस्मान बुज़दार साहब भी अब उस नैब ज़दगान की फहरिस्त में आ चुके हैं। अब नैब ज़दगान की फहरिस्त में आने के बाद क्या इमरान खान साहब ने जो स्टेटमेंट उस टाइम पे दी थी वो पूरी करेंगे या उसको रफा दफा कर देंगे? देखिए जी, पहली बात तो ये उस्मान बुज़दार से जो बुग़्ज़ है ना मीडिया का भी और आम लोगों का, वो मेरी समझ से बाहर है। खास तौर पे नहीं कमल, हमारा कोई बुग़्ज़ नहीं है। मैं किसी और के बारे में बात नहीं करती, मैं अपने शो और अपने चैनल के बारे में बात करती हूँ कि हमें उस्मान बुज़दार साहब से कोई बुग़्ज़ नहीं है, लेकिन सवाल करना हमारा हक है। देखिए, वसीम अकरम प्लस उनको अगर वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने कहा है तो किसी वजह से कहा है। नंबर 2 ये है कि अभी वो नैब की इंक्वायरी भुगत रहे हैं, नैब की कोई चार्जेस नहीं भुगत रहे हैं,
और जो पीटीआई ने ट्रेंड सेट किए हैं हाई मॉरल ग्राउंड्स पे, वो हमने खुद किए, किसी की डिक्टेशन पे नहीं किए, और कोई पहले से ऐसे ट्रेंड्स नहीं थे या इस किस्म का कोई यहाँ पे सेटिंग नहीं हुई थी कि लोग जो है वो इस्तीफ़ा देते हैं या स्टेप डाउन होते हैं और उसके बाद जाके अपना हिसाब देते हैं। आज तो वो पहली इंक्वायरी पे गए हैं। अगर ऐसे कोई चार्जशीट या कुछ ऐसे इल्ज़ामात खौफनाक किस्म के उनके सामने आए तो जाहिर है जो ट्रेंड हमने खुद सेट किया है उसको हम खुद ही निभाएंगे। और उस्मान बुज़दार साहब ना वज़ीर आज़म इमरान खान साहब के छोटे भाई हैं जिन्होंने उनसे कॉन्ट्रैक्ट साइन किया हुआ है कि ख़ानदान शरीफिया और ख़ानदान ज़रदारिया के अलावा कोई और बाहर से आ नहीं सकता। वो मेरे और आप जैसी आवाम के नुमाइंदे हैं और यही ट्रू डेमोक्रेसी है जिसको पाकिस्तान में आए हुए अभी सिर्फ 23.5 महीने हुए, इसलिए ये फिनोमेना अभी बहुत सारे लोगों को समझ ही नहीं आ रहा है कि डेमोक्रेसी या जमहूरियत का असली मीनिंग क्या है, क्योंकि यहाँ हमेशा रही है फैमिली लिमिटेड जमहूरियत, यानी जब तक अपने घर के रिश्तेदार, अपने फर्स्ट कज़न या अपना सगा भाई वजारत आला पे बैठा हुआ है तो जमहूरियत है, अगर उसको कहीं हटाने की बात की जाए तो जमहूरियत ख़तरे में आ जाती है। तो जो हमने हाई मॉरल सेट किए हैं वो उनको हम खुद ही निभाएंगे, और जब अगर ऐसी कोई ज़रूरत पड़ी, जिसकी मुझे नज़र नहीं आ रहा है कि कोई ऐसी मामलात है क्योंकि आज की उनकी पेशी के बाद कोई सच ऐसी डेवलपमेंट आई नहीं, तो ज़रूर वो ये अपना मौक़िफ़ देने के लिए, अपने आप को क्लियर कराने के लिए ज़रूर रिज़ाइन भी करेंगे, स्टेप डाउन भी करेंगे। ये हमारे अपने सेट किए हुए क्या कहते हैं स्टैंडर्ड्स हैं, किसी और ने नहीं हमें कहा ये करने को। राइट कमल, वापस आते हैं ब्रेक के बाद। उसके बाद फिर हम इस गुफ्तगू के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं और मजीद उस्मान बुज़दार साहब, मरियम नवाज साहबा, नेशनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो एहतसाब का जो पूरा प्रोसीजर है इस हवाले से बात करेंगे, लेकिन एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक आफ्टर ब्रेक। ब्रेक पे जाने से पहले हम बात कर रहे थे कि उस्मान बुज़दार साहब अब नैबज़दा हो चुके हैं, लेकिन अली गौहर साहब मैं आपकी तरफ आऊंगी। उस्मान बुज़दार साहब आज उनकी नैब में पेशी हुई, स्पेशली एक ऐसे मौके के ऊपर जब PMLN की तरफ से ये मौक़िफ़ अपनाया जा रहा है कि ये एहतसाब जो है सिर्फ और सिर्फ अपोजिशन के लिए है, इसका हुकूमत से कोई लेना देना नहीं है। आज CM पंजाब पेश हो जाते हैं, क्या अब आप ये कह सकते हैं कि एहतसाब अक्रॉस द बोर्ड हो रहा है, या एहतसाब में हुकूमती ओहदेदारान, सिटिंग ओहदेदारान को भी बुलाया जा रहा है और आपके लीडरान को भी बुलाया जा रहा है, या अभी भी नहीं आप मानते कि एहतसाब अक्रॉस द बोर्ड है? देखिए निका, आपने जो क्वेश्चन किया है इसके लिए आपको मुझे थोड़ा सा टाइम देना पड़ेगा कि मैं आपको अपना मौक़िफ़ से जरा जल्दी आगाह करूं, कोशिश करूंगा। देखिए, ये एक तो ये बिल्कुल अक्रॉस द बोर्ड नहीं हो रहा, ये वही जो चीफ मिनिस्टर को बुलाया गया है वो एहतसाब नहीं, वो तो एक टोपी ड्रामा है। टोपी ड्रामे का वर्ड मैं इसलिए यूज कर रहा हूँ कि आप ये देखें कि मरियम साहिबा को जब बुलाया जाता है, या नून लीग की जितनी भी क़यादत जो कि जेलों में रही और उसके बाद उनकी बेल हुई, और हमदा शहबाज साहब तो 1 साल से भी वो जेल की काल कुटड़ी में है, मियां नवाज शरीफ और खुद मरियम साहिबा 2 दफा जेल में रही है। मुझे ये बताएं कि PTI के जिन लोगों को नोटिस भेजे गए हैं उनमें से कितने लोगों को इसासे मंजूर किए गए हैं, कितने लोगों के घरों पर छापे मारे गए हैं, कितने लोगों का 90 दिन का रिमांड लिया गया है। वो अलीम खान साहब और सत्तैन खान तो आपके सामने है ना? मेरी बात मुकम्मल होने देना। ये सारी सहूलियात जो है ये सिर्फ मुस्लिम लीग नून की क़यादत को मुयस्सर है। इसमें PTI की क़यादत जो है उनको सिर्फ लोगों को दिखाने के लिए कि हम एक साहब क्रॉस द बोर्ड कर रहे हैं, 2-4 बंदों को नोटिस भेज देना। मुझे ये बताएं कि जो इन्होंने चीफ मिनिस्टर को बुलाया उसको, जिसमें उसने अरबों रुपए चीनी से खाए हैं, उस केस में क्यों नहीं इनको बुलाया और उनकी गिरफ्तारी क्यों नहीं डाली, इनका 90 दिन का रिमांड आप कह रहे हैं कि केस बड़ा कमजोर है, का नाम दिया। हाँ। आप कह रहे हैं उस्मान बुज़दार साहब के ऊपर इस तरह के और बड़े स्ट्रॉन्ग केसेस बन सकते थे, लेकिन जो केस चूज किया गया वो लिकर का है, 1 स्टार होटल को लाइसेंस देने का, वो जो गैर कानूनी है। लेकिन आपने कहा किसी का रिमांड नहीं लिया गया। गौहर साहब, मसला ये है कि रिमांड तो लिया गया था, वो अलीम खान साहब हो गए, सत्तैन खान हो गए, दोनों का रिमांड लिया गया था, दोनों नायब की हिरासत में रहकर है। अलीम खान और सत्तैन, मुझे ये बताएं आज अलीम खान साहब दोबारा वो जो है मतलब मिनिस्टर बन के बैठे, नून लीग के किसी एक बंदे की 1 साल जेल में रहने के बजाय बाद भी अगर बेल हो जाए तो फौरी तौर पर नैब 3-4 अदालतों में जाकर
वो मतलब है करता है उसका वो रिजेक्ट करवाने के लिए अपील में जाता है। राइट। एक तो ये अलीम खान के खिलाफ किसी अपील में नहीं गए, दूसरे नंबर पे उनके कोई असासे मुंजमद नहीं है, उनके अकाउंट मुंजमद नहीं है, और कुछ लोगों का तो ये सिक्योरिटाइड करने के लिए, चाहे वो इनकी पार्टी के अंदर भी बैठे, जैसे फरीन के साथ इनकी बिगड़ गई तो फिर उसको भगा भी दिया लेकिन उसके ऊपर चार्जेस भी लगा दिए। तो ये तो एक बड़ा मतलब है कि वो साफ पता चलता है कि वो नैब को सिर्फ, और नैब के लिए मेरे और आपका बयान मैटर नहीं करता। जो सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि ये इदारा जो है पॉलिटिकल इंजीनियरिंग के लिए इस्तेमाल होता है और ताकत के टूल के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है, और मतलब है कि यहाँ पर साफ इंसाफ होता हुआ दूर दूर तक नजर नहीं आता। आप सुप्रीम कोर्ट के जजेस के जो कमेंट्स हैं वो पढ़ लें, जो कि ख्वाजा बरादरान वाली जो सामने दिए, अतरम मिनल्ला साहब ने दिए। लेकिन मैं अपनी बात को खत्म करते हुए सिर्फ इतना कहूंगा कि ये सिर्फ और सिर्फ नून लीग की क़यादत को, चूंकि ये हरासमेंट के लिए और उनकी पॉपुलैरिटी से ये लोग खौफजदा हैं और इनको पता है कि, और आपने देखा कि जब कॉल भी नहीं दी गई और कितनी तादाद में वर्कर उधर इकट्ठे हो गए। ये लोग चाहते हैं कि मरियम कोई जलसा ना करे, ये चाहते हैं कि एपीसी ना हो, ये चाहते हैं कि हमारे खिलाफ कोई तहरीक ना चले, इसलिए ऑपोजिशन अच्छा जो बोलते हैं उसको अरेस्ट कर लिया जाता है। और बार बार मुझे एक बात बताएं, जब दो दफा इन्होंने मरियम को अरेस्ट किया उस वक्त नैब का इदारा सोया हुआ था कि ये आज जमीनों के कागज है, इसमें गिरफ्तारी डालेंगे, कल को नए कागज निकाल लेंगे। मतलब ये इसकी इस बात की क्या इखलाकी जवाब या दलील या कानूनी तौर पर जवाब बनता है कि मतलब है कि आप एक बंदे के 10-10 बार गिरफ्तारियां डाले और उसके बाद वो 1.5 घंटा वहां पर खड़ी रही। जब लोग डिस्पर्स हो गए तो फिर इन्होंने उसकी पेशी क्यों न की, पेशी क्यों मनसूख की? जब बुलाया था तो फिर उनसे पूछते ना, तो फिर तो नैब वाले ही भाग गए। मतलब है कि उस बात से, हालांकि नैब का दरवाजा तो बंद था उस वक्त, नैब की बिल्डिंग के अंदर तो कोई वर्कर एंटर नहीं हुआ, ना ही तो उधर पथराव हुआ है। राइट, पॉइंट नोटेड अली साहब। मैं मुझे जरा कमल की तरफ भी जाने दे। कमल, मरियम नवाज साहिबा कहती हैं मैं बोलूं तब हुकूमत को एतराज, मैं चुप रहूं और ट्वीट्स ना कर रही हूं तब हुकूमत को एतराज। किसी हाल में हुकूमत खुश रहती है? देखिए जी, मरियम साहिबा, पहले तो मरियम साहिबा सियासत को समझ लें। सियासतदान वो है नहीं, अपने आप को कहती हैं कि मैं सियासतदान नहीं हूँ। पार्टी का एक छोटा ओहदा उन्होंने रखा है जिसको हमने चैलेंज भी किया था, लेकिन थैंक्स टू इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के उनके ऊपर वो एक कन्विक्टेड क्रिमिनल हैं, बेल पे आज़ाद हुई हुई हैं। उसके बावजूद वो तो ओहदा रख सकती हैं, लेकिन उनके मुकाबले में जहांगीर तरीन साहब जो हैं उनको परमानेंटली नाअहल कर दिया गया था। उन्हीं स्टैंडर्ड्स को हमने भी सामने रख के इन पे एक केस किया था, लेकिन बहरहाल वो उससे निकल आई हैं। तो पहले तो सियासत में वो आए, ज़रूर आए, 100 दफ़ा आए, लेकिन वो अपने आप को हुक्मरान ख़ानदान कहती हैं। तो ये जो जमहूरियत की धज्जियाँ उड़ाई जाती हैं ख़ानदान शरीफिया और ख़ानदान ज़रदारिया के ज़रिए इस मुल्क में, उस पर हम बिलीव नहीं करते और ना हम उनसे डरते हैं। डरना उससे चाहिए जो जेन्युइन अवाम की सपोर्ट से आए और कोई अवाम के हक की बात कर रहा हो। और हुकूमत अगर चोर हो और अवाम का पैसा खा रही हो, करप्शन कर रही हो, फिर उनको ऐसे सियासतदानों से डर लगता है। जिस तरह 2013 से लेकर 2018 तक इनके वालिद मोहतरम मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब इमरान खान की सियासत से डरे, क्योंकि इमरान खान आम अवाम की सियासत कर रहे थे, आम अवाम के इश्यूज उठा रहे थे। इनकी सियासत भी करप्शन पे मबनी है, अपने इंटरेस्ट के लिए, अपनी मिल्स को बढ़ाने के लिए, अपने सोने के अंडे देने वाली मुर्गियों की तादाद बढ़ाते हैं ये लोग। हमें इनसे किस बात का डर है? पहले ये आवाम के मेरिट के मुताबिक कंटेस्ट तो कर सके। पहले तो आपके जो जितने एहतसाब के और सियासत जो एक मिनट सिर्फ मेरी बात सुनने। आपके जो इदारे हैं जिनमें सुप्रीम कोर्ट आपकी टॉप ऑफ द लाइन अदालत है, वहां से ये कन्विक्ट होकर आई हुई है, पहले अपने आप को क्लियर करा लें, फिर 100 दफा मैदान में आए। राइट। अच्छा कमल, चलिए माना ऑपोजिशन करप्ट है, बेइंतहा करप्ट है, लेकिन आप लोग अपनी हुकूमत के अंदर की करप्शन तो रोक लें। जो स्कैंडल्स बार बार उभर कर सामने आ रहे हैं वो इस बात के गम्माज हैं कि कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ है। आटा, चीनी, अद्वियात की कीमतें, बीआरटी मालम जब्बा, बीआरटी अभी 14 अगस्त को इनॉग्रेट भी हो रही है। अच्छा, ये मैं ही नहीं कह रही बल्कि ऑपोजिशन भी कहती है। मैं ये सवाल इसलिए कर रही हूं क्योंकि द पब्लिक डिजर्व्स टू नो। मरीम नवाज साहिबा भी कहती हैं कि चले हम करप्ट हैं, या ऑपोजिशन कहती है कि हम करप्ट हैं, तो कोई मसला नहीं, आप अपनी हुकूमत के स्कैंडल संभाल लें, अपनी हुकूमत में करप्शन ना होने दें, आप तहरीक इंसाफ है।
जिसके पास जिसकी भी करप्शन है उसको जाके जवाब देना पड़ेगा। इनकी 40-40 साल पुरानी हुकूमतें हैं तो ज़ाहिर है पलंदों के पलंदे हैं। हमारे अगर करप्शन के केसेस होते और इतने नुमायाँ होते तो ये छोड़ते हमें। पाकिस्तान की तमाम अदालतें आज़ाद हैं और इनके पास तो लॉयर्स की पूरी एक फ़ौज बैठी हुई है। कई इन्होंने जजेस जो हैं वो अपने दौरे हुकूमत में उनको इंडक्ट करवाया था, तो अब तक तो हमारी किलियाँ खड़का दी होती इन्होंने। लेकिन फिर भी मैं ये कहती हूँ कि अगर हमारे में से भी कोई गलत काम कर रहा है तो उसको भी जाके भुगतना पड़ेगा। 2 wrongs डज नॉट मेक 1 right। अगर ये गलत है ये अपने हिस्से की जाके क्लियर कराएं। हमारे में से जो गलत होगा वो अपने हिस्से का जाके क्लियर करवाएगा। ये कोई जस्टिफिकेशन नहीं है क्योंकि आपकी 2 साल की हुकूमत में स्कैंडल आ गया है या फलाना आ गया है तो हमारी 40 साल की करप्शन माफ़ कर दी जाए। वैसे तो इन्होंने जो NRO प्लस का मसवदा दिया था जिसमें 34 इन्होंने टांके लगाए हैं और नैब के को ताबूत में दफन करने का इन्होंने पूरा वो मसवदा हमारे हाथ में दिया अमेंडमेंट्स का। कल की जो एपिसोड थी मरियम साहिबा की वो उसी का ही एक अगला वो ड्रामा था, अगली एपिसोड थी। क्योंकि नैब इनको दुखता है, नैब हमारे भी लोगों को बुलाता है। 4-4 महीने वही अलीम खान साहब जिनकी आप बात करें 4 महीने उनको उन्होंने रखा है, गिरफ्तार रखा है और कुछ नहीं निकला। लेकिन बात सारी ये कि आप अपने इदारों का रिफॉर्म करते हैं, इसलिए नहीं करते कि आपकी ज़ात को फ़ायदा हो जाए, इसलिए नहीं आप उनको डेट्स देते हैं कि आप 16 नवंबर 1999 से पीछे के तमाम चीज़ों को माफ़ कर दें और अगली अमेंडमेंट्स इस किस्म की है कि इनके तमाम केसेस ख़त्म हो जाए। यानी 1 अरब रुपए की करप्शन से नीचे की करप्शन को नैब जो है वो हाथ ना लगाए। 99 करोड़ 99 लाख 999 की अगर करप्शन है तो वो करप्शन नहीं है। इस किस्म की इन्होंने अमेंडमेंट्स प्रपोज किए हैं। और ये मोहतरमा तो फरमाया करती थी कि लंदन तो क्या, मेरी तो पाकिस्तान में भी कोई जायदादें नहीं। तो ये 200 एकड़, आप 200 एकड़ में सुबह से लेके शाम तक अगर फिरने की कोशिश करें ना तो पूरी नहीं होती है। सरकारी अराजी पे कब्जा करके मोहतरमा बैठी हुई है और उसको फिर जस्टिफाई भी कर रही है। तो ये पाकिस्तान में कोई लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ हैं और रूल ऑफ लॉ की डिमांड ये होती है कि सबका एहतसाब होना है अक्रॉस द बोर्ड। और मैं बिल्कुल किसी भी PTI का अगर कोई बंदा पकड़ा जाता है और उस पर करप्शन के इल्ज़ामात प्रूव होंगे तो वज़ीर आज़म तो खुद इतने रूथलेस हैं, 1 मिनट नहीं वो लगाते हैं। अगर किसी को हमने सिर पे बिठाया तो 2 मिनट में अगर उस पर करप्शन आ जाए तो वो उससे बात करना पसंद नहीं करते और वो अपना जाके अपने आप को क्लियर भी कराएंगे और जवाबदेह भी होंगे। लिहाजा ये जस्टिफिकेशन बनती ही नहीं है। अगर आपने अवाम का पैसा लूटा है और आप पे करप्शन के चार्जेस हैं तो प्लीज़ पहले उसको क्लियर कराएं, फिर आप अवाम के नुमाइंदे बनने जो है वो डिजर्व करें। राइट कमल, अली की तरफ चलते हैं। मुझे ये बता दें कि एक तरफ आप लोग PMLN के बीच में दरारें कयास आ रही हैं, पहले भी चलती थी आज भी चल रही हैं, उनको किसी तरीके से रिबट भी नहीं किया जा रहा। शहबाज शरीफ साहब भी नहीं आए थे। अच्छा, आज जो एट दिस पॉइंट इन टाइम सूरत हाल है वो ये है कि सारी की सारी जमातें, ऑपोजिशन जमातें अभी तक प्रॉपर इत्तेहाद के तौर पे सामने नहीं आ सकी। सबको शिकायत है हुकूमत से, लेकिन सारी सिर्फ जबानी जमा खर्च कर रही हैं। अली गौहर साहब, कोई ठोस किस्म की ऑपोजिशन बनने वाली है या नहीं बनने वाली? देखें, ऑपोजिशन बिल्कुल ठोस है और ऑपोजिशन जो है वो एक पॉइंट पर बिल्कुल इकट्ठी है और इनकी यूनिटी है कि इस नालायक हुकूमत को और करप्ट हुकूमत को मतलब है कि फारिग होना चाहिए, घर जाना चाहिए। ये सिर्फ ऑपोजिशन का मुतालबा नहीं, ये पाकिस्तान के अवाम का मुतालबा है, जहां पर इकोनॉमी तकरीबन बहुत बुरी तरह मुतासर हो चुकी है, बेरोजगारी फैल चुकी है और हुकूमत के वज़रा और हुकूमत में बैठे हुए लोग और इनकी ATM मशीन जो कि इनकी आशीर्वाद है, हुकूमत के नाक के नीचे अरबों खरबों रुपए की रोज करप्शन होती है। लेकिन आपको पता है कि कोई भी ये नैब उन लोगों को नहीं पूछता, ना उनसे सवाल पूछेगा, ना उनके घरों पर रेड करेगा, ना उनके रिमांड, ना उनकी गिरफ्तारियां डालेगा। ये जो सिर्फ लोग, लेकिन आज ये लोगों को जिस तरह से नैब कभी CM को नोटिस दे दिया, कभी किसी वजीर को, इससे लोग बेवकूफ नहीं बनेंगे। हालांकि लोगों को पता है कि इमरान खान न्याजी ने अपनी जो भी उनके लोग हैं और उनके जरिए किस तरह से करप्शन की है, ये लोग जानते हैं। अली साहब, पूरा पाकिस्तान जानता है, और हुकूमत जो कर रही है वो तो आप लोग बारहा बताते हैं। आप ऑपोजिशन के दरमियान ही यूनिटी पैदा कर लें, वो नहीं कर सकते तो PMLN के दरमियान ही यूनिटी पैदा कर लें। वो जो गवर्नमेंट कर रही है उसे काउंटर तो करना है ना आप लोगों ने।
देखिए, मैं आपने वो क्वेश्चन किया है एपीसी की तरफ था कि यूनाइट नहीं है। देखिए, ऑपोजिशन में जितनी भी पार्टीज बैठी हुई हैं वो बिल्कुल यूनाइट हैं, लेकिन आपको पता है मुख्तलिफ मकातब फिक्र के लोग हैं। ये सारी वो पार्टीज हैं जो जनरल इलेक्शन में एक दूसरे के खिलाफ इलेक्शन में मतलब हिस्सा लिया, कॉन्टेस्ट किया और अलग अलग मैनिफेस्टोज हैं अपनी पार्टी के। जाहिर है हर पार्टी का एक अपना मौक़िफ़ है और उसके बाद उनको किसी मुशावरत के जरिए एक लाया अमल पर मुतफिक करने के लिए कुछ टाइम दरकार है, जिसके लिए रहबर कमेटी बनी हुई है। उसके बाद एपीसी का एजेंडा उसमें फाइनल होगा, एपीसी की डेट फाइनल होगी। अभी तक तो पनामा का चल रहा था। पनामा से आपको पता है कि लोग किस तरह मुतासर हुए और हुकूमत ने किस तरह लोगों को अपना जो है हालात के रहमो करम पर छोड़ा। तो इंशाल्लाह एपीसी कोई ऐसा इशू नहीं है, एपीसी बहुत राइट। अली गौहर साहब, मुझे अपने पॉलिटिकल सेगमेंट को क्लोज करना है। बहुत शुक्रिया। अली गौहर एमएनए हैं पीएमएलएन के और कमल शौजब रहनुमा और एमएनए हैं पीटीआई की। आप दोनों का बहुत शुक्रिया। सियासी गुफ्तगू के हवाले से इस सेगमेंट को क्लोज करते हैं। इसके बाद कोरोना की बात करते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ लोग ये समझ रहे हैं कि लॉकडाउन खत्म, कोरोना खत्म। क्या मामला यही है या मुख्तलिफ है? इसके बाद बात करेंगे एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक आफ्टर ब्रेक। ब्रेक पे जाने से पहले हम बात कर रहे थे सियासी मंजरनामे के हवाले से और उसकी ताज़ा तरीन सूरत हाल के बारे में। अब जरा ताज़ा तरीन सूरत हाल कोरोना की, उसकी तरफ भी नजर डाल लेते हैं, इसलिए क्योंकि बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। हमारे यहाँ लोग ये समझ रहे हैं कि लॉकडाउन खत्म तो कोरोना भी छू मंतर गायब, खत्म हो गया। ऐसा कुछ भी नहीं है, या वाकई में ऐसा है? ये जानेंगे। डॉक्टर फहीम यूनुस साहब हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आपने हमें ज्वाइन किया। यू बीन अ वॉइस इन द इंटायर वर्ल्ड, अ सेन वॉइस एक्चुअली, जिसने कोरोना के हवाले से तमाम की तमाम इंफॉर्मेशन डिसेमिनेट की। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आपने हमें ज्वाइन किया ऑल द वे फ्रॉम यूएस से। डॉक्टर फहीम यूनुस साहब, कोरोना वायरस ख़त्म हो गया है? क्योंकि लॉकडाउन खुला है, यहाँ रेस्टोरेंट्स खुल गए, हमारे यहाँ टूरिज़्म खुल गई, हमारे यहाँ मॉल्स खुल गए, शॉप्स खुल गई, हमारे यहाँ जो शादी हॉल्स हैं वो खुल गए। अब तालीमी जो इदारे हैं वो भी 15 सितंबर से खुल जाएंगे। क्या इसका मतलब ये है कि कोरोना ख़त्म हो गया या बहुत ही कमज़ोर हो गया कि अब हमें डर नहीं है? जी, ये सच नहीं है। इसकी कोई साइंसी दलील इसके ऊपर नहीं है कि ये वायरस कमज़ोर हुआ है। ये वायरस वैसे का वैसा है। इसकी 5-6 डिफरेंट टाइप्स दुनिया में सर्कुलेट कर रही हैं, लेकिन उनमें से किसी टाइप में हमें ये चीज़ नज़र नहीं आई कि वो एक टाइप कमज़ोर हो दूसरी की निस्बत। इस वायरस ने हमें ये लेसन दिया कि आजिज़ी अच्छी चीज़ है। देखिए, उसकी स्ट्रैटेजी ये है कि मैं तो कमज़ोर हूँ, मैं तो 1% से कम लोगों को मार रहा हूँ, मेरे से डरने की क्या ज़रूरत है। लेकिन आप नंबर्स देखिए, कि मिलियंस, 20 मिलियन के करीब लोगों के टेस्ट पॉजिटिव हैं और शायद असल तादाद 200 मिलियन के करीब हो पूरी दुनिया में। तो हमें बहुत एहतियात करनी है। हमें ये बिल्कुल नहीं सोचना कि वायरस कमज़ोर है, हमें ये नहीं सोचना कि हमारी इम्यूनिटी बहुत मजबूत है, क्योंकि हमें याद रखना चाहिए दो महीने पहले जब हमारे अस्पताल भरे हुए थे तो ये सारी चीज़ें दे गो आउट ऑफ द विंडो। उस वक्त हम फिर पैनिक मोड में चले जाते हैं। तो हमें दरमियान में रहना है। हम कभी एक एक्सट्रीम पे चले जाते हैं कि ये तो वायरस बिल्कुल फ्लू की तरह है, इसकी फिक्र ही नहीं। कभी हम दूसरी एक्सट्रीम पे चले जाते हैं कि दिन में 4-4 दफ़ा कपड़े बदल रहे हैं और घर आने से पहले जूते उतार रहे हैं। तो क्यों ना हम दरमियान में रहें और सब एक एहतियात के साथ ये सोच के कि शायद इसको अभी 2 साल और लगें, उस एहतियात के साथ अपनी ज़िंदगी को एडजस्ट करें। अच्छा डॉक्टर साहब, मुझे ये बताइएगा कि अगर फॉर एग्जांपल हमारे यहाँ बहुत सारे लोग हैं जो एसओपीज़ को बड़े अच्छे तरीके से फॉलो कर रहे हैं और बहुत सारे ऐसे हैं जो कि बिल्कुल ही फॉलो नहीं कर रहे। अगर एसओपीज़ फॉलो नहीं होते तो कोरोना से एक बार अमवात बढ़ने का और केसेस बढ़ने का खदशा है, या आपकी नज़र में कोरोना अब इतना म्यूटेट कर गया कि अब वो उस तरह का ख़तरा हमारे लिए पोज नहीं करता? जी, अल्लाह का शुक्र है, फ़िलहाल अगर केसेस कंट्रोल में हैं। जो मैं सुन रहा हूँ पाकिस्तान में कंडीशंस बेहतर हैं, डेटा अच्छा आ रहा है। लेकिन मेरा ख़्याल है अप्रैल 2021 से पहले हमें किसी किस्म की भी एहतियात को छोड़ना नहीं चाहिए और डिक्लेयर नहीं करनी चाहिए विक्ट्री, क्योंकि अभी आगे सर्दियाँ आएंगी। अभी हमें नहीं पता सेकेंड वेव कितनी ख़राब आए, हमें नहीं पता रेगुलर फ्लू और इन्फ्लुएंजा के सीज़न में इसके क्या हालात हों। और आपने देखा है कि वो मुल्क न्यूजीलैंड और सिंगापुर और साउथ कोरिया जैसे मुल्क जिन्होंने ऑलमोस्ट परफेक्ट कंट्रोल किया, वहाँ पे भी दोबारा इस वायरस के असरात निकल रहे हैं। तो बिल्कुल ये ख़त्म नहीं हुआ, हमें अभी बहुत एहतियात की ज़रूरत है।
ठीक। अच्छा डॉक्टर साहब, आपका अपना पर्सनल एक्सपीरियंस, आप अमेरिका में हैं, अमेरिका बड़े बैडली हिट हुआ है इस कोरोना वायरस से। सबसे ज़्यादा अगर किसी मुल्क के अंदर केसेस हैं तो वो यूएसए के अंदर हैं। क्या आप तब्दीली देख रहे हैं इस वायरस में, जब शुरू हुआ तब से लेकर अब तक, जो उसके सिम्टम्स हैं, जो उसकी प्रेजेंटेशन है, वो कुछ डिफरेंट हुई या वैसी ही उतनी ही सीवियर है अभी भी? जी, ये बड़े डिफ़िकल्ट क्वेश्चंस होते हैं और मैं इसमें हमेशा हर गवर्नमेंट का एहतराम करता हूँ। कई मुल्कों ने मेरे से राय ली इस पे, क्योंकि आई अंडरस्टैंड, मैं अपने एक अस्पताल में हमारे 3000 के करीब यहाँ पे मेंबर्स हैं, हमारे 200-300 मरीज़ हैं, और जब हम मैनेज करते हैं अपने कमांड सेंटर को, तो मुझे अंदाज़ा है कितने डिफ़िकल्ट प्रायोरिटीज़ को बैलेंस करना। सो जहाँ तक गवर्नमेंट्स के डिसीजंस का ताल्लुक है, मैं टिपिकली उनका एहतराम करता हूँ हर मुल्क में, और लोगों को भी यही कहता हूँ। लेकिन साइंस क्या कहती है? साइंस हमें ये कहती है कि अगर आप इंडोर गैदरिंग्स करेंगे तो ये वायरस फैलेगा। साइंस हमें ये कहती है कि अगर आप हजूम में जाएंगे बगैर मास्क के तो ये वायरस फैलेगा। और साइंस हमें ये कहती है कि अगर आप मास टेस्टिंग नहीं करेंगे, जो कि हम पाकिस्तान में नहीं कर पा रहे, तो आपको अंदाज़ा नहीं होगा एक वायरस जो कि 30 से 40% में उसके सिम्टम्स ही नहीं है, और जो इतने डिफरेंट दिल पे भी अटैक कर रहा है और दिमाग पे भी अटैक कर रहा है, तो बगैर डिटेक्शन टेस्टिंग के आपको कैसे पता चलेगा कि इस शख्स को फालज नहीं, इसको तो बल्कि कोविड था, और ये हार्ट अटैक नहीं, ये भी कोविड था। तो इन सब हालात और फैक्टर्स को देखते हुए जो एक इंडिविजुअल कर सकता है वो ये है कि एसेंशियल कामों की तरफ रहे, लेकिन बहुत सारी चीज़ें जो ज़िंदगी में नॉन एसेंशियल होती हैं, बाजार जाना, शादियां बड़ी बड़ी करनी, अपना अपना प्रायोरिटीज़ है। लेकिन मेरा ख्याल है ज़िंदगी बहुत बड़ी प्रायोरिटी है, हमारे बुज़ुर्गों की ज़िंदगी बहुत बड़ी प्रायोरिटी है। इससे बड़ी है कि शादी पे 500 लोग आएँ और मेरी इज्जत और वो सारे जो हमारे परसेप्शंस होते हैं। तो मेरी आमतौर पे लोगों को राय ये है कि देखें, सब्र और शुक्र करें, खुदा ताला का बहुत शुक्र है हम पे, थोड़ा सा वक्त है, इसको सब्र शुक्र से गुजार लें, उसके बाद ज़िंदगी दोबारा चल पड़ेगी। अभी बेहतियाती करने का इंडिविजुअल इनफरादी नुकसान भी है और कौमी नुकसान भी है, अभी बहुत एहतियात की ज़रूरत है। डॉक्टर साहब, ये बताइएगा कि लोग बड़े इज़्तिराब का शिकार हैं, जानना चाहते हैं कि कोरोना वायरस की वैक्सीन कब तक मुतवक्के है, कब तक हम एक्सपेक्ट करें कि कोरोना वायरस की वैक्सीन कमर्शियली अवेलेबल होगी? जी देखिए अनीका, वैक्सीन के आना एक चीज़ है और किस दिन वो आपको मिल जाएगी ये दूसरी चीज़ है। तो इसके दरमियान में हो सकता है 1 साल का डिस्टेंस हो, और ये बड़ी ज़रूरी चीज़ है, क्योंकि लोगों को जितना हम सच बताएंगे उतना लोग प्लान कर सकते हैं। सबकी ज़िंदगी भी इम्पोर्टेंट है, लोगों की लाइव्स इम्पोर्टेंट है, और मुल्क की प्लानिंग भी इम्पोर्टेंट है। जहाँ तक वैक्सीन का ताल्लुक है, अमेरिका में मेरा ख्याल है कि पहली वैक्सीन रिलीज़ हो जाएगी इस साल क्रिसमस से पहले, नवंबर-दिसंबर तक वैक्सीन मेरा ख्याल है अमेरिका में आ जाएगी। लेकिन फिर वो किन को मिलेगी? हो सकता है वो सिर्फ फर्स्ट रिस्पॉन्डर्स के लिए हो। उसके बाद वो आपके बर्र-ए-आज़म हमारे साउथ ईस्ट एशिया में कब तक पहुँचेगी? हो सकता है उसमें और कुछ महीने लग जाएँ। उस वैक्सीन की एफिकेसी क्या होगी, अभी हमें ये पूरी तरह नहीं पता। उस वैक्सीन को रेफ्रिजरेशन की ज़रूरत होगी या नहीं, क्योंकि इस सब से उसके ट्रांसपोर्टेशन पे फ़र्क पड़ेगा। और पाकिस्तान को 200 मिलियन डोजेज़ मिलेंगी या 100 मिलियन डोजेज़ मिलेंगी, तो अभी बहुत सारी अनसर्टनिटीज़ हैं इसमें। अच्छी बात यह है कि वैक्सीन एक बेस्ट तरीका है इस पैंडेमिक को ख़त्म करने का, लेकिन मेरा पर्सनली ख्याल है कि अभी उस वैक्सीन की मास प्रोडक्शन और डिस्ट्रीब्यूशन में हो सकता है 1 साल और लग जाए। राइट डॉक्टर साहब, जाते जाते आप पाकिस्तानी अवाम को बिलखुसूस और पूरी दुनिया की अवाम को बिलउमूम क्या पैगाम देना चाहेंगे कोरोना वायरस के हवाले से? देखिए मेरे ख्याल में हमें अभी भी ये करना है कि हमें हाथ धोने, हमें अपना फेस मास्क पहनना है, हमें हजूम से बचना है, 6 फुट दूर रहना है। अगर हम इंडोर एक्टिविटीज़ कर रहे हैं तो खिड़कियाँ खोलें, जितनी वेंटिलेशन कर सकते हैं करें, और टाइम मैनेज करें। ये सोच के करें कि जो भी हमने करना है अगला 1 साल 2 साल शायद हमें इस एडजस्टमेंट में से गुजारना पड़े। और पैगाम मेरा ये है कि एक दूसरे की ज़िंदगी की कदर करें हम, और हम ये देखते रहते हैं कि हमारी कमज़ोरियाँ क्या हैं। देखिए मैं भी जनवरी में पाकिस्तान में था, और आज मेरा एक सीनियर लीडर मेरे से पूछ रहा था अस्पताल में कि तुम अपने मुल्क के बारे में, तुम्हें क्या हो गया है एकदम, तुम इतना कुछ कर रहे हो, हमें नज़र आ रहा है कि तुम क्या कर रहे हो, यहाँ से लोग सब ट्विटर देखते हैं। तो मैं उसको यही कह रहा था कि मेरे लिए इसमें एक दर्द भी है और एक फ़ख्र भी है कि मैं अपने मुल्क की खिदमत कर सकता हूँ दूर से। लेकिन दर्द मेरा ये है कि हर वक्त हम ये बात करते रहते हैं कि हमारी कमज़ोरियाँ क्या हैं, हमारे पास पैसे नहीं हैं, हम गरीब हैं। हमें ये देखना चाहिए कि हमारे पास क्या है जो औरों के पास नहीं है।
और मेरा ख्याल है हमारे पास इंसानियत है और हमारे पास सब्र और शुक्र है। तो ये मौका है, तकरीरें करने से कुछ नहीं होता, तकरीरें करनी बहुत आसान होती है। ये वक्त है कि हम पर्सनल लेवल पे अपने अपने घरों में सब्र करें, जो हमारे पास है उस पर शुक्र करें और अल्लाह ताला से अच्छी उम्मीद रखें। हर मुश्किल के बाद आसानी है, इस मुश्किल के बाद भी आसानी होगी। मिलके चले इंशाअल्लाह ताला, ये खत्म हो जाएगा एक दिन। राइट, डॉक्टर फहीम यूनुस साहब, बहुत शुक्रिया आपने हमें ज्वाइन किया। वाज अ प्लेजर हैविंग यू इन माय शो लाइक ऑलवेज। इससे पहले अली गौहर साहब PMLN के रहनुमा और कमल शौज़ब PTI की रहनुमा भी हमारे साथ मौजूद थी। आप तमाम का बहुत शुक्रिया। मेरे प्रोग्राम से इतना ही, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। लॉकडाउन खुल गया है, कोरोना ख़त्म नहीं हुआ, इसीलिए वही एहतियाती तदाबीर हमें आगे भी लेकर चलते रहना है, जिंदगी का एक हिस्सा बना लेना है। अनीका निसार को इजाज़त दीजिए, अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।